नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है, क्योंकि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और अंतिम चरण का 7 नवंबर को। 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी करीब करीब एक महीना है जब पता चल जाएगा कि बिहार की जनता सोच क्या रही है। कई तरह की चीजें हैं। मेरे साथ जाने माने पत्रकार, कॉलमिस्ट, जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि चिराग पासवान जो दांव खेल रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है? देखिए ओमकार जी, इसमें मुझे दो चीजें नजर आती हैं। जी। एक रणनीति जिसका आपने जिक्र किया, वो राजनीतिक रणनीति नजर आती है, और दूसरा राजनीतिक अपरिपक्वता नजर आती है। ये दोनों का मिला जुला रूप है। जी। रणनीति ये है, चिराग पासवान के पिछले बयान देखिए और जिस तरह से राजनीति करते रहे हैं, तो उनको एक संभावना नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि ये चुनाव 2020 का शायद नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो। इसके बाद वो सक्रिय न रहें, या रहें तो राज्य की राजनीति में न रहें। और उनके बाद जेडीयू में कोई इतना बड़ा कद का नेता नहीं है जो पार्टी को उस तरह से चला सके जैसे नीतीश कुमार चलाते थे। तो उनको जी। लगता है कि अब उनकी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के एक्सपेंशन का वो जो है, वो एक आधार बन सकता है, एक संभावना उस समय बन सकती है। तो अभी से पोजीशन करें तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा, बजाय इसके कि जब ये मौका आ जाए तब हम इस तरह से अपने को पोजीशन करें। दूसरा, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में, युवा नेता के रूप में उधर तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय जनता दल के। जी। तो चिराग पासवान ने पिछले कुछ सालों में अपनी इमेज थोड़ा सीरियस लीडर की बनाई है बनिस्बत तेजस्वी यादव के। जी। तो जी। उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं कि जो अपोजिशन का स्पेस है, एंटी नीतीश कुमार स्पेस, उनको मिले अभी फिलहाल अगले 5 साल तक। इसकी एक कोशिश है। जो मैंने बात कही राजनीतिक अपरिपक्वता की, वो ये है कि देखिए, कोई भी रणनीति राजनीति में बनाते समय और कोई फैसला लेते समय अपनी ताकत का आकलन जरूर करना चाहिए। जी। बिहार जैसे प्रदेश में जो पासवान जाति है, समुदाय है, जिससे वो आते हैं, चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान जी भी, वो उसके 4.5 5.5% वोट है। इतने वोट के आधार पर कोई कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर ये सोचे कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, उसकी पार्टी की सरकार बन सकती है, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। असंभव राजनीति में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो जातीय गणित है, समीकरण है, उस लिहाज से जो, और जो समर्थन का आधार है, लंबे समय से रामविलास पासवान जी राजनीति में है। आप देखिए इस जी। बेस को, वो इस आधार को ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। तो मुझे लगता है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है उनकी रणनीति पर ये तो बड़ा अजीबोगरीब अंतर विरोध भी है कि आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी नीतीश के सारे प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे और केंद्र में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बने भी रहेंगे। 143 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा की है। इसका मतलब कुछ जगह फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के या जीतन राम मांझी के जो कैंडिडेट होंगे उनके खिलाफ भी ये लोग करेंगे। तो ये क्या बीजेपी नेतृत्व के लिए भी एक अजीबोगरीब स्थितियां पैदा नहीं हो गई है? कहीं ना कहीं जो एक विश्वास का वातावरण था नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का, अब तक जो एक सम्मानजनक आचार विचार रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, अटल जी के समय भी अटल जी ने कह दिया था कि बिहार में तो बड़े भाई नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमें आगे बढ़ना है। अब भले ही 2013-14 के बाद भारतीय जनता पार्टी के तेवर कुछ और हैं, अटल जी जैसे नहीं हैं, तो भी चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, उन्होंने नीतीश कुमार को वहां सम्मान देकर के ही ये लोग आगे बढ़े हैं। तो ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि गठबंधन का ही कोई सहयोगी
गठबंधन के ही दूसरे सहयोगी और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके से वोकल भी है और ताल ठोकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं, इस समय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसमें उन्होंने घोषणा की है कि 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, 121 बीजेपी लड़ेगी। नीतीश कुमार 7 सीटें जो है हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको देंगे, और बीजेपी की वीआईपी पार्टी से जो है बातचीत चल रही है, उनको वो जो भी समझौता होता है उतनी सीटें देंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात कही, जो आपके प्रश्न से संबंधित है, वो इस स्पष्ट किया सुशील मोदी ने कि बिहार में एनडीए में वही पार्टी रहेगी जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगी। जी। दूसरी बात उनसे पूछा गया कि इस बात की जो आपने आशंका व्यक्त की कि हो सकता है चुनाव के बाद जो है बीजेपी अलग रुख अपना ले और एलजेपी के साथ मिल जाए या कुछ और पार्टियों के साथ, जैसी स्ट्रेंथ आती है, कितनी सीटें आती हैं उनके हिसाब से। वो भी स्पष्ट किया सुशील मोदी ने कि हमने वायदा किया है, घोषणा कर दी है, सीट किसकी कितनी आती है नहीं आती है इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी ने उनको अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। तो एक ये स्पष्टीकरण आ गया है। दूसरा जो कारण है एलजेपी के खिलाफ बहुत सख्त बीजेपी के नहीं होने का इस समय, वो रामविलास पासवान जी की बीमारी के कारण है। वो अस्पताल में है, अभी उनका हृदय का एक ऑपरेशन हुआ है, अभी भी अस्पताल में ही है। तो ऐसे में बीजेपी लोजपा के खिलाफ, एलजेपी के खिलाफ कोई ऐसा सख्त बयान देकर ये मैसेज नहीं देना चाहती दलितों को, खास तौर से पासवान समुदाय को, कि वो उनके नेता के खिलाफ, उनकी बीमारी में उसका लाभ उठा रही है, उनके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन ले रही है। इसलिए केंद्र में अभी वो बने रहेंगे जब तक उनकी बीमारी का मामला है, ये मान लीजिए कि चुनाव तक बने रहेंगे। तो इसके लिए जेडीयू भी बहुत प्रेशराइज नहीं कर रही है बीजेपी को कि नहीं, आप पहले केंद्र से भी उनको हटाइए, तभी हमारा गठबंधन होगा। ये अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों में हो गई है। लेकिन देखिए, एक बात तो है कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें यह कहा जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूती से लड़ने जा रहा है और उसको उम्मीद है कि वो फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो। पर प्रदीप जी, बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार 15 साल से चीफ मिनिस्टर है। 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। हमने ये चीज मध्य प्रदेश में भी देखी है, छत्तीसगढ़ में तो खैर बिल्कुल ही मामला उलट गया था, और इस बार गुजरात में भी मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दर्ज की और सीटों का अंतर भी ठीक ठाक ही रहा। मेरे विचार से 25 सीटों का अंतर रहा कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में। लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और चाहे मजदूरों का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, बाढ़ का तो खैर वहाँ सतत रहता ही है, दूसरे भी कई मसले हैं, कुछ नाराजगियां कुछ वर्गों में तो हैं। लेकिन नीतीश को और भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का एज मिल रहा है कि नीतीश के सामने कोई दूसरा विकल्प है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का भी कोई नेता ऐसा परिपक्व नेतृत्व नहीं है, लालू जी जेल में हैं, और कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कई बड़े राज्यों में एकदम बिल्कुल सूपड़ा साफ ही है। तो ऐसी स्थिति में एज तो दिखाई दे रहा है नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं चिंता का सबब थोड़ा बहुत बनती है क्या? नहीं, देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रहे हैं बहुत होती है और उससे निपटना बहुत कठिन होता है। इसके सिर्फ 2 ही उदाहरण, मतलब एक ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते रहे, इसलिए वहां लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, वो एक अलग उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा 2 ही उदाहरण हैं जो 15 साल से ज्यादा सरवाइव किए चीफ मिनिस्टर के रूप में। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और उड़ीसा में नवीन पटनायक। तो ये 2 उदाहरण हैं
जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने में, उसको हराने में कामयाब रहे। बिहार का जहां तक सवाल है, ये जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा है, उन्होंने जिस तरह से खेमा बदला, सरकार का की जो परफॉर्मेंस है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, नीतीश जी कुमार से नाराजगी बहुत है, लेकिन उनको लाभ ये है कि बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुडविल बहुत है। उसका जी लाभ उनको लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। लेकिन लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, बीजेपी को भी ये एहसास है, ये एहसास मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी है, इसीलिए वो 121 122 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हुए। कुछ जी पिछली स्थिति होती तो शायद वो इसके लिए तैयार ना होते। इतनी सीटें उन्होंने इससे पहले कभी बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी। तो उनको अंदाजा है कि उनका वो रुतबा नहीं रहा। सुशासन बाबू की जो उन्होंने छवि बनाई थी 2005 से 2010 के बीच में, वो दरअसल उसी ब्रांड की जो है वो कमाई एक तरह से खा रहे हैं। पिछले 5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, लेकिन उनका सौभाग्य ये है कि इस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने वाला कोई नहीं। जो जी आपने जी कहा ना कि परिपक्व विपक्षी नेता नहीं है कोई, तो उसका लाभ उनको मिल रहा है। अगर लोग सोचें, ये तय करें कि हमको नीतीश कुमार को हटाना है, तो दूसरा सवाल आएगा कि लाएं किसको। जब तेजस्वी यादव सामने दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ही ठीक है। तो ये लाभ जो है उनको मिल रहा है। और जब प्रशांत किशोर ने राजनीति शुरू की थी जनता दल यू में रहते हुए, जनता दल के उपाध्यक्ष रहते हुए, तो शायद जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का अच्छे से एहसास था कि लोकसभा चुनाव में भी वहाँ मोदी का ही जादू चला, जिसकी वजह से उनकी भी वैतरणी पार हो गई। और इस विधानसभा चुनाव में भी अगर फिर से वापसी करनी है सत्ता में, तो बिना मोदी के, बिना भारतीय जनता पार्टी के ये संभव नहीं है। क्योंकि 2015 में जब वो लालू के साथ गए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, तब लालू जी भी बाहर थे। और उस महागठबंधन ने थोड़ा, चाहे जातीय समीकरण या दूसरे सोशल इंजीनियरिंग हुई हो, उसने करिश्मा दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी केवल 53 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। तो इस बात का कहीं ना कहीं तो एहसास है नीतीश कुमार को कि इस बार उनके लिए, अगर उनकी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस या उनके अपने व्यक्तित्व और जो कार्यकर्दगी है उसको देखें, तो कोई बहुत सकारात्मक चीजें नहीं है। मोदी का उनको वहां पर सहयोग लेना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको उनको इस बात का अंदाजा है, लेकिन एक एक फर्क है, जब वो 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी नेता थे, अरुण जेटली जीवित थे, तब उनका इक्वेशन बीजेपी से अलग था। वो अपने को जी ज्यादा सहज महसूस करते थे। आज का जो नेतृत्व है बीजेपी का, उससे वो बहुत सहज नहीं है। उस तरह का उनका रैपो नहीं है, उस तरह की का संवाद नहीं है जैसा पिछले नेतृत्व से था। तो इसमें उनकी बड़ी मदद करते थे अरुण जेटली। आज अरुण जी जी जेटली नहीं है, तो इसलिए उनकी मुश्किल और ज्यादा है। तो परस्पर एक कहें कि हल्का सा अविश्वास का माहौल तो निश्चित रूप से है। लेकिन नीतीश कुमार को ये अच्छी तरह से पता है कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो उनके लिए आगे की राजनीति बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़के देख लिया, आरजेडी के साथ भी चुनाव लड़के देख लिया और उससे पहले अकेले भी चुनाव लड़के देख लिया। तो उनको ये समझ में आ गया है कि वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं पश्चिम में करते हैं कि नहीं, पसंगा। जब हम्म। तौलते हैं बाट को, तो तराजू को दोनों को बराबर रखने के लिए एक एक छोटा सा बाट रखा जाता है। वो जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। जी इस जी बात का जी उनको पूरा एहसास है। वो अकेले भले ही सरकार न बना पाए, अकेले भले ही बहुमत न ला पाए, लेकिन उनको मालूम है कि दोनों गठबंधनों में, दोनों पक्षों में जिसके साथ वो रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो ये उनकी एक, आप कह लें कि ताकत है। और उनकी कमजोरी ये है कि वो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने, 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी ये स्थिति अपनी पार्टी की नहीं बना सके कि
कि अकेले चुनाव लड़कर जीतकर सरकार बना सके। और जिस तरफ आपने अभी इशारा किया है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीडरशिप के साथ उतने सहज नहीं है जितने अटल जी अडवाणी जी के साथ थे, उस समय के नेतृत्व से थे। और अरुण जेटली कई बार जब इस तरह के मतभेद पनपते थे गठबंधन सहयोगियों के बीच तो वो एक भूमिका निभाते थे। तो शायद प्रदीप जी इसी वजह से शिवसेना भी गई और अकाली दल भी गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल सर्वविदित है कि अब अलग अलग राज्यों में मोदी जी और अमित शाह छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहते हैं। और शायद जनता भी ये कहीं ना कहीं संकेत देती रही है। महाराष्ट्र में तो स्पष्ट तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इस विधानसभा चुनाव में भी ये साफ ही कर दिया महाराष्ट्र की जनता ने, लोकसभा चुनाव में भी साफ कर दिया कि बड़ा भाई कौन है। और अकाली दल का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसकी वजह से बीजेपी को भी मार खानी पड़ी है। वहां से भी एक प्रेशर था और नवजोत सिंह सिद्धू तो पार्टी छोड़ करके ही इसलिए गए थे कि ये लोग अकेले पंजाब में अकाली दल को छोड़ करके आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। और ये स्थिति क्या आगे चल करके बिहार में भी पैदा हो सकती है क्या? नहीं ओमकार जी, देखिए अगर आप याद करें तो 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी केंद्र में अपने बूते पर बहुमत लेकर आई हो। जी। तो एक फर्क तो ये पड़ा, अटल जी के समय जब भी वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, उनको मालूम था कि भाजपा के संगठन की और उसका जो समर्थन का आधार है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो लोगों को जोड़कर रखना मजबूरी है, अपने थोड़े नुकसान पर भी। अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार को जब लेकर आए थे 1996 में, तब बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी थी, फिर जी। भी बीजेपी ने उनको नेता माना, इसलिए कि बीजेपी को लगता था कि भाई गठबंधन के जरिए हम कम से कम सत्ता में तो साथ में आ सकते हैं, अकेले आना मुश्किल है। इसी आधार पर ये गठबंधन बने थे, उसमें थोड़ी वैचारिक समानता हो और उसके अलावा दोनों की कंपैटिबिलिटी हो। देखिए कोई भी रिश्ता चाहे वो राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो, तभी चलता है, आगे बढ़ता है, वो विकसित होता है जब दोनों का फायदा हो। जी। जब ऐसी स्टेज आती है कि एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होने लगे तो वो रिश्ता टूट जाता है। वही बिल्कुल। मुझे लगता है कि अकाली दल के साथ हुआ, वही चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ और वही शिवसेना के साथ हुआ। तो बिहार में ये स्थिति आ सकती है अगर नीतीश कुमार को ये लगा कि बीजेपी हमारे लिए बोझ है या हम बीजेपी को डिक्टेट कर सकते हैं। जिस दिन उनको ये लगेगा उस दिन ये संबंध नहीं चल पाएगा। तो ये निर्भर करता है, देखिए दोनों जो गठबंधन के साझीदार हैं उनके आपसी व्यवहार पर यह सब निर्भर करता है कि संबंध आगे चलेगा या टूट जाएगा। पिछले 2-3 दिन से मीडिया के एक पार्ट में कई तरह की स्टोरी चलाई जा रही है बिहार को लेकर के, चिराग पासवान की जो कलाबाजियां हैं इनको लेकर के, और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश की पार्टी की सीटें कुछ ज़्यादा ही कम रह गई, इतनी कम रह गई कि वो आरजेडी के साथ मिलकर के भी या कांग्रेस के साथ मिलकर के भी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ, छोटे दलों के साथ मिलकर के कोशिश कर सकती है कि अपना पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनाए। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर भारत के अब 3 ही स्टेट ऐसे बचे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री कभी बना नहीं। एक तो जम्मू कश्मीर है, वहाँ की तो डेमोग्राफी ही कुछ ऐसी है कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ना अ, उस तरीके से चुनाव लड़ पाते हैं, ना जीत पाते हैं। और दूसरा पंजाब है और तीसरा बिहार है। तो ये जो अखबारों में चीजें आ रही हैं, ये इरादतन इस तरह का सीन पेश किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है चुनाव परिणामों के बाद? देखिए इस चुनाव में दो चीजें इस चुनाव के बाद नहीं हो सकती। एक, बीजेपी और आरजेडी नहीं मिल सकते, दूसरा बीजेपी और कांग्रेस नहीं मिल सकते। उसके अलावा जी। कौन किससे मिल सकता है इसके बारे में
पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, चुनाव के समय इतना फाइन ट्यून करना इस तरह से किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। एक पार्टी को हम निकाल देंगे अपने गठबंधन से और उससे लड़ने के लिए कहेंगे खिलाफ और फिर मिल जाएंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही सुशील मोदी ने, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, जैसे चिराग पासवान बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में जो नहीं है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो अपने कैंपेन में नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होता है तो हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो एक संभावना पर आप विचार कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आ जाती हैं और वो चिराग पासवान से मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी इस पर विचार कर सकती है। लेकिन निर्भर करेगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। दूसरा, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या होती है। अगर वो मुख्यमंत्री पद मांगते हैं जैसा शिवसेना ने किया महाराष्ट्र में, तो ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या नंबर आते हैं और किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी दूर तक जाती है। और बिहार में जो भी परिणाम आएगा प्रदीप जी, उसका असर आगे जाकर के पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए बिहार के पश्चिम बंगाल के चुनाव की चिंता में ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कोई रिस्क नहीं लिया जी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बहुत से नेताओं का ये दबाव था कि ये मौका है, पार्टी को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। 2015 की हार को भूल जाना चाहिए, तब हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था, तब प्रधानमंत्री की वो गुडविल बिहार में नहीं थी जो आज है, और नीतीश कुमार के खिलाफ वैसा माहौल नहीं था जो आज है। तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, अलग लड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी की नजर इस समय बिहार पर नहीं है, बिहार में अकेले सत्ता में आना नहीं है, उसकी नजर है पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने पर। और उससे पहले देखिए, मान लीजिए कि अगर बीजेपी अलग लड़ती और हार जाती तो क्या होता। पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, चीन से तनाव है सीमा पर। पूरे देश का एक मीडिया का एक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल्स का ये वर्ग है, वो कहना शुरू करता कि बीजेपी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये स्थिति बीजेपी नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उनकी नजर, जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी, वैसे बीजेपी की नजर इस समय जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर है। उसमें वो किसी भी तरह से जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। और जो हाथरस को तूल दिया गया, आपको याद होगा 2015 में भी अखलाक का मुद्दा गरमाया गया था, जिसमें अवार्ड वापसी वाले भी आ गए थे और तमाम जितने सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं वो भी आ गए थे। जगह जगह धरने प्रदर्शन और तमाम तरह के स्लोगन्स हमें देखने को मिल रहे थे। और इस बार भी ये तो सबको पता है कि बिहार में जो विपक्ष है इस समय वो कमजोर स्थिति में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या दूसरे कुशवाहा की पार्टी हो, वो सब उस स्थिति में नहीं है। उनके पास कुछ ऐसे खास मुद्दे भी नहीं है, और मुद्दे हैं तो उनको रखने का शायद शऊर भी नहीं है, क्योंकि जो नेतृत्व होता है वो मुद्दों को किस तरीके से कन्विंस करने के लिए लोगों के सामने रखता है, शायद वो क्षमता भी नहीं है, ना राहुल गांधी में है, ना तेजस्वी यादव में है, ना दूसरे लीडरशिप में है। तो अगर एक कोई मुद्दा मिल रहा है तो भले ही उसको ट्विस्ट दिया जाए, भले ही उसमें झूठ का तड़का लगाया जाए, पर उसको गरमाने की कोशिश की गई। जो हाथरस का मसला रहा, इसमें चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, सबने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। इसका कोई फायदा बिहार में इनको मिलेगा क्या? अब अभी कल से, शायद आज का या कल कल की बात है, तेजस्वी यादव की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है। जी। उसमें उनके बगल में बैठे हुए नेता कह रहे हैं कि हाथरस बलात्कार पर जरा 2 मिनट का मौन रखवा दीजिए,
दलित लड़की थी, अच्छा दलितों में संदेश जाएगा। और तेजस्वी यादव पूछ रहे कहाँ हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लीडरशिप की क्वालिटी और स्टेचर क्या है। जी एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि मुद्दों को रखने का वो सलीका नहीं है, शऊर नहीं है, तो सलीका और शऊर तो नहीं ही है। सवा लोकतंत्र में खासतौर से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय जनतंत्र है, उसमें नेता की विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। जी हम भी सही बात कह सकते हैं, आप भी सही बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी विश्वसनीयता है तो लोग आपको सुनेंगे, मेरी नहीं है तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, चाहे बात सही दोनों कह रहे हैं। तो ये जो फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बाकी पार्टियों के नेताओं के नेतृत्व, वो डिफरेंशिएट करता है, वो दोनों पार्टियों को अलग करता है, दोनों नेताओं को अलग करता है। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, वो मुद्दा उठाएं, वो मुद्दा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि इनको जी जानकारी या इनको हम सौंप दें तो ये इससे बेहतर करें। जब तक ये भरोसा नहीं होता विपक्ष के नेता पर लोगों को, तब तक लोग मौका नहीं देते। और वही स्थिति आज के विपक्ष की है कि वो उसकी विश्वसनीयता नहीं है लोगों के बीच में, उसकी उनकी क्षमता पर लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है। प्रदीप जी, दो और घटनाएं हुई हैं इस बीच। एक तो राज्यसभा में जिस तरीके से जेडीयू कोटे से आने वाले हरिवंश के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने एक तरीके से अभद्रता की, सारी संसदीय परंपराओं को ताक पर रखते हुए उनके ऊपर रूल बुक फाड़ करके फेंकी, अभद्र व्यवहार किया, आपत्तिजनक बातें की। दूसरी घटना सुशांत सिंह राजपूत की है, वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखते थे। उनकी जिस तरीके से संदिग्ध मौत हुई, मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर, शिवसेना पर, कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट पर जिस तरह के आरोप लगे, क्या इन दो मुद्दों का भी बिहार के इस चुनाव पर कोई प्रभाव दिखाई पड़ेगा किसी ना किसी रूप में? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, मुद्दे इस तरह से होते हैं जैसे एक चुंबक रखा हो, वो कितना शक्तिशाली है उस हिसाब से वो चीजों को दूसरे धातुओं को खींचता है अपनी ओर। उसी तरह से होता है कि जब जिसके पक्ष में लोग होते हैं, जी जिससे सहानुभूति होती है, उसके पक्ष के जो जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उसको लोग जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जिसके खिलाफ होते हैं, उसके सकारात्मक बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब मुद्दे जो है, चूंकि इस समय एक गुडविल है देश भर में प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, और नीतीश कुमार, वो कहते हैं हाथी मरा भी 1.25 लाख का, और ये तो जिंदा हाथी है अभी। तो इसलिए जो है उसको, इन दोनों को आप मिलाकर अगर देखें तो इन मुद्दों का असर होगा, लेकिन ये मुद्दे उतने प्रभावी नहीं होंगे कि चुनाव को बदल सके, कि हार रहे जी हो तो जीत जाएंगे या जीत रहे हो तो हार जाएंगे। इस तरह के मुद्दे नहीं है। लेकिन चुनाव में कोई एक मुद्दा ही बाद में दिखाई देता है कि इसका असर हुआ सबसे ज्यादा, लेकिन दरअसल चुनाव बनता है बहुत सारे मुद्दों को मिलाकर। अगर आपके पक्ष में सकारात्मक मुद्दों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसका आपको लाभ मिलता है, अगर नकारात्मक मुद्दों की संख्या ज्यादा है तो नुकसान होता है। तो इसी तरह से ये मुद्दे ऐसे हैं जिनका लाभ तो मिलेगा निश्चित रूप से एनडीए को बिहार में, लेकिन ये चुनाव बदलने वाले मुद्दे नहीं। और प्रदीप जी, अगर ये बात करें कि बिहार चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को नाकामी मिलती है, एक बार फिर लालू की पार्टी को नाकामी मिलती है और इन लोगों को कामयाबी मिलती है, तो बिहार की चुनाव की जो हार होगी वो भी कांग्रेस की लोकल यूनिट के सिर ही मढ़ी जाएगी। राहुल गांधी की तो कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है नहीं। नहीं, देखिए, वो तो कांग्रेस की परंपरा है, लेकिन अब उसका भी असर खत्म हो गया है। जी आप माने भाई, सवाल यह है कि लोगों से अगर पूछा जाए बिहार में कांग्रेस का नेता कौन है इस समय, तो लोगों को नाम याद करने में दिक्कत होगी। तो जी जाहिर है कि कांग्रेस के नाम पर इस समय अच्छे बुरे, सक्षम अक्षम जो भी हैं, वो राहुल गांधी ही है। तो निश्चित रूप से उनके रहते, देखिए, पार्टी के वो
औपचारिक रूप से अध्यक्ष भले ना हो, लेकिन वो काम अध्यक्ष के रूप में ही कर रहे हैं। सारे फैसले वो ले रहे हैं, सारी नीतियां वो तय कर रहे हैं। तो ऐसे में वो इस जिम्मेदारी से, जवाबदेही से बच नहीं सकते। पार्टी के नेता भले ही बयान दें कि ये लोकल फैक्टर था, हम तेजस्वी के साथ जाने की वजह से हार गए, या हमारे साथ विश्वासघात हुआ, 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के सर ही फूटेगा जनता की नजर में। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला और बहुत विस्तार से, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।